हेलो बच्चों, देखो अपन श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो उससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में बताया था। क्योंकि हुआ क्या था कि मानव श्वसन तंत्र को अपन ने 3 भागों में बांटा था, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और तीसरा भाग था श्वसन पेशियां या श्वसन मांसपेशियां। तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर अपन ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके और ऊपरी श्वसन तंत्र में मैं आपको नासिका, मुख, ग्रसनी और कंठ के बारे में क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। और आज अपन स्टार्ट करते हैं निचला श्वसन तंत्र। तो बी वाला पॉइंट लगाइए, निचला श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र? निचला श्वसन तंत्र। तो इस निचले श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं तो वो देख लो एक बार। इसके अंदर एक भाग तो आता है साहब श्वास नली, श्वास नली। दूसरा भाग आता है इसके अंदर श्वसनी, श्वसनीय व श्वसनिकाएं। और इसकी के अंदर तीसरा जो भाग आता है वो आता है फेफड़े व कूपिकाएं। क्या आता है? फेफड़े व कूपिकाएं। तो इन भागों के बारे में अपने को पढ़ना है। किसके अंदर? ये जो निचला श्वसन तंत्र अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर इन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। श्वास नली, दूसरा श्वसनीय व श्वसनिकाएं और तीसरा फेफड़े व कूपिकाएं। तो एक एक को पढ़ते हुए चलते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं श्वास नली की। किसकी बात करते हैं अपन? श्वास नली की बात करते हैं। तो देखो श्वास नली ये है और ये दोनों जो नलियां हैं ये क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? श्वसनी कहलाती है। ठीक है। तो देखो श्वास नली की स्थिति की बात करें तो अपन ऐसा बोलते हैं कि श्वास नली जो होती है कंठ और श्वसनियों के बीच में पाई जाती है। श्वास नली कहाँ पाई जाती है? कंठ और श्वसनी के बीच में पाई जाती है श्वास नली। तो ये श्वास नली क्या करती है? गर्दन से होते हुए हमारी वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। छाती वाला जो हिस्सा उसके अंदर प्रवेश करती है। तो अपने ऐसा बोल सकते हैं भाई ये वायु को क्या करती है? गर्दन से वक्ष गुहा के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। अब देखिए जो श्वास नली होती है इसके अंदर सी आकार के उपास्थिल छल्ले होते हैं। यदि आप गर्दन पर उंगली घुमा करके देखें तो आपको सी आकार के उपास्थिल छल्ले यहां पर क्या हो जाएंगे? महसूस हो जाएंगे। तो इसके अंदर सी आकार के उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं। और ये छल्ले क्या करते हैं? जब श्वास नली के अंदर वायु नहीं होती है तो श्वास नली को उस समय पिचकने से रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो सी आकार के उपास्थिल छल्ले हैं ये क्या होते हैं? कूट स्तरित, कूट स्तरित, पक्षमाभी, स्तंभाकार, उपकला, ऊतक से रेखित होते हैं। रेखित होते हैं। भाई देखो हमारे शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो उसका जो आवरण होता है वो उपकला ऊतक बनाता। वो आवरण कौन बनाता? उपकला ऊतक बनाता है। तो हमारे शरीर का कोई सा भी हिस्सा हो उसका सबसे बाहरी आवरण कौन से ऊतक से बना हुआ है? उपकला ऊतक से बना हुआ। आवृत होना या रेखित होना एक ही बात है। ठीक है ना। तो कौन से ऊतक से रेखित है? उपकला ऊतक से रेखित है। अब उपकला ऊतक के अंदर भी कैसा है? कूट स्तरित पक्षमाभी स्तंभाकार। क्या है? कूट स्तरित पक्षमाभी स्तंभाकार। तो ध्यान देना यहां पर एक एक शब्द का अपन अर्थ समझते हैं। पहले
सबसे पहले बात करते हैं अपन कि कूट स्तरित क्या होता है। तो कूट का मतलब तो होता है झूठा और स्तरित का मतलब होता है परते होना। तो साधारणतः क्या होता है कि किसी भी ऊतक में कोशिका की एक ही परत है तो वो एक स्तरीय होता है, और यदि एक से ज्यादा परतें हैं तो वो दो स्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब उसमें एक से ज्यादा परतें विद्यमान होना तो उसे अपन बोलते हैं स्तरित। ठीक है, लेकिन परत तो एक ही हो, लेकिन बाहर से देखने पर ऐसा दिखाई दे जैसे उसमें दो या दो से ज्यादा परतें हो, कोशिकाओं की आभास दे रहा हो अपने को भाई कोशिका की उसके अंदर दो या दो से ज्यादा परतें हैं, लेकिन वास्तव में कोशिकाओं की कितनी परत हो, एक ही परत हो, तो वो क्या होता है, कूट स्तरित होता है। यानी कि केवल स्तरित होने का आभास देता है, उसमें कोशिकाओं से एक से ज्यादा परतें होने का आभास होता है अपने को केवल, लेकिन वास्तव में उसमें कोशिकाओं की एक ही परत होती है, तो वो क्या होगा, कूट स्तरित। पक्षमाभी, पक्षमाभी का मतलब यह है कि जैसे ये कोशिका है ऊतक की और इसके सिरे के ऊपर क्या पाए जाए, पक्षमाभ पाए जाए। देखो पक्षमाभ जो होते हैं कोशिका के चारों ओर इस तरीके से छोटे छोटे बालों के रूप में पाए जाते हैं। तो पक्षमाभी का मतलब यह है कि जो कोशिका है उसके ऊपर छोटे छोटे बालों के समान क्या निकले हुए हैं, परवर्ध निकले हुए हैं। तो पक्षमाभी और स्तंभाकार का मतलब है कि जो कोशिका है उसकी वो खंभ के समान लंबी तो ज्यादा है और चौड़ाई के अंदर क्या है, कम है। तो ये जो उपकला ऊतक है ये कैसा होता है, कूट स्तरित होता है, यानी कि कोशिकाओं की एक ही स्तर होता है, लेकिन आभास ऐसा होता है जैसे कोशिकाओं का दो या दो से अधिक स्तर हो। पक्षमाभी का मतलब है कि इसकी कोशिकाओं पर छोटे छोटे बालनुमा प्रवर्ध निकले हुए रहते हैं, और स्तंभाकार का मतलब है कि इसकी कोशिकाएं खंबे के आकार की होती है। स्तंभ का मतलब खंबा, यानी कि लंबाई तो ज्यादा होती है और चौड़ाई कैसी होती है, कम होती है। तो ये श्वास नली के जो सी आकार के उपास्थल छल्ले होते हैं ये कूट स्तरित पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक से क्या होते हैं, रेखित होते हैं। तो ये जो पक्षमाभ होते हैं ये क्या करते हैं, जो वायु अंदर जा रही है उसके साथ में जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं। और इसके अलावा ये जो उपकला ऊतक है ये श्लेष्मा का भी स्त्रवण करता है। किसका स्त्रवण करता है, श्लेष्मा का भी स्त्रवण करता है। तो वो श्लेष्मा भी क्या करती है, धूल मिट्टी के कणों को अपने ऊपर चिपका करके वहीं पर रोक लेती है। तो इस तरीके से इस श्वास नली से आगे चल करके जो वायु पहुंचेगी श्वसनियों के अंदर वो बिल्कुल कैसी होगी, स्वच्छ होगी। इसके अलावा एक बात और देख लो कि जो श्वास नली है इसकी लंबाई होती है साहब 5 इंच, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, 5 इंच होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी श्वास नली की। एक बार दोबारा देख लेते हैं श्वास नली को। तो अपन ने क्या बताया भाई, जो श्वास नली होती है वो कंठ और श्वसनियों के बीच में पाई जाने वाली 5 इंच लंबी नली होती है, जो क्या करती है, गर्दन से वायु को वक्ष गुहा के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरी बात अपन ने क्या बताया भाई, जो श्वास नली है उसके अंदर सी आकार के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं, और ये उपास्थल छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली के अंदर जब वायु नहीं होती है तो इसको पिचकने से रोकते हैं। इसके अलावा अपन ने क्या बताया भाई, जो ये सी आकार के उपास्थल छल्ले ये कूट स्तरित पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला ऊतक से क्या होता है, रेखित होते हैं। और इस ऊतक के कारण क्या होता है कि जो धूल मिट्टी के कण हैं वो श्वास नली के अंदर ही रुक जाते हैं। इसके अलावा ये उपकला ऊतक श्लेष्मा का स्त्रवण करता है, तो वो श्लेष्मा भी क्या करती है, जो धूल मिट्टी के कण है उसको अपने ऊपर चिपका करके रोक लेते हैं। तो ये तो बात होती है अपनी श्वास नली की। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, श्वसनियों की और श्वसनिकाओं की। तो पहले इतनी बातों को नोट करिए आप। मिटा देवे। तो दूसरा भाग अपन लेते हैं श्वसनी ब्रोंकाई व श्वसनिकाएं ब्रोंकियोल्स, ये अंग्रेजी में नाम है इनके। श्वसनी को तो ब्रोंकाई बोला जाता है और श्वसनिका को क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। तो देखो
श्वास नली जैसे ही वक्ष गुहा में प्रवेश करती है तो दो छोटी नलियों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक नली को अपन बोलते हैं श्वसनी या प्राथमिक श्वसनी। ठीक है, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वैसे आपको पहले एक बार मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया है, तो ध्यान दो। जैसे ये श्वास नली है साहब आपकी, ये वक्ष गुहा में प्रवेश कर गई और प्रवेश करने के बाद में कितने भागों में बट गई? 2 भागों के अंदर बट गई। ठीक है, कितने भागों में बट गई? 2 भागों के अंदर बट गई। अब आगे क्या होता है कि ये दोनों नलियां कौन सी नलियां हैं? प्राथमिक श्वसनी है। ये तो कौन सी श्वसनी है? प्राथमिक श्वसनी। ये जो प्राथमिक श्वसनी है अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करती है। जैसे ये कौन सा फेफड़ा होता है? ये दायां फेफड़ा होता है और ये बायां फेफड़ा होता है। ये तो दायां फेफड़ा है, सॉरी ये बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा। और ये कौन सा फेफड़ा है? दायां फेफड़ा। हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जिधर दायां हाथ है उधर बायां बताना है और जिधर बायां हाथ है उधर क्या बताना है? दायां बताना है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करेगी, यानी कि बाईं श्वसनी बाएं फेफड़े में प्रवेश करेगी, दाईं श्वसनी दाएं फेफड़े में प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद में ये बार बार विभाजित होती है। तो विभाजित होने से कौन कौन सी नलियां बनती है वो देखते हैं अपन। तो देखो प्राथमिक श्वसनी है, ये विभाजित होती है तो फिर 2 नलियां बनती है। तो इनमें से एक नली को अपन आगे बांटते हुए चलेंगे, दूसरी को छोड़ देंगे। तो जो दूसरी नली बन गई है इसे अपन बोलते हैं द्वितीयक श्वसनी। अब ये जो द्वितीयक श्वसनी है ये फिर आगे 2 भागों में बढ़ती है, तो इसे बोला जाता है तृतीयक श्वसनी। वैसे सारी बढ़ती है लेकिन अपन 2 में से एक को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तृतीयक श्वसनी फिर क्या होती है? 2 भागों में बढ़ती है। तो जब ये 2 भागों में बढ़ती है तब इसे अपन बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका, ठीक है। फिर श्वसनिका क्या होती है? आगे 2 भागों में बढ़ती है, तो उसे अपन बोलते हैं अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका। अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका। अब ये जो अंतस्थ या सीमांत श्वसनिका है ये भी आगे कितने भागों में बढ़ती है? 2 भागों में बढ़ती है। तो प्रत्येक नली को अपन बोलते हैं श्वसन श्वसनिका। श्वसन श्वसनिका। अब ये जो श्वसन श्वसनिका है ये भी आगे फिर 2 भागों में बढ़ती है। तो प्रत्येक नली को अपन बोलते हैं वायु कूपिका वाहिनी। और वायु कूपिका वाहिनी जो होती है इसके सिरे पर एक गुब्बारे नुमा संरचना या कप नुमा संरचना लगी हुई रहती है जिसे अपन बोलते हैं वायु कूपिका कोश। क्या बोलते हैं इसको? वायु कूपिका कोश। तो देखो यहां पर अपन थोड़ा सा देखते हैं कि श्वसन श्वसनिका, वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका कोश, ये तीनों जो मिलकर जो है तीनों मिलकर के क्या करती है? श्वसन की इकाई बनाती है। तो ये वायु कूपिका कोश आप देख रहे हो गुब्बारे नुमा संरचना यहां पर। तो इसकी जो दीवार होती है बहुत ही पतली होती है और इसके आसपास से बहुत सारी रुधिर वाहिनियां निकलती है। तो फेफड़ों से होते हुए जो भी वायु आती है वो वास्तव में वायु कूपिका में आती है। तो वायु कूपिका के अंदर जो ऑक्सीजन गैस आई है वो तो इसके आसपास जो रक्त केशिकाओं का जाल है वो तो ऑक्सीजन तो उस रक्त में चली जाती है और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ आ जाता है? वायु कूपिका के अंदर आ
जाता है। तो इसी तरीके से अपन देखें तो श्वसनी या ब्रोंकाई और श्वसनिकाएं या ब्रोंकियोल। तो देखो श्वसनी तो कौन कौन सी है, ये प्राथमिक श्वसनी भी है तो एक प्रकार की श्वसनी, ये द्वितीयक श्वसनी भी एक प्रकार की श्वसनी है, और ये तृतीयक श्वसनी भी एक प्रकार की क्या श्वसनी है। तो ये तो बात होगी श्वसनिकों की। फिर श्वसनिकाओं की बात करें तो ये भी श्वसनिका है, ये भी श्वसनिका है, और ये भी क्या है श्वसनिका है, और ये वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका कोश, ये दोनों मिलकर के क्या है वायु कूपिका है। तो इस तरीके से यदि अपन देखें तो वास्तव में हो क्या रहा है यहाँ पर कि श्वसनी जब फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वो बारंबार विभाजित होती जाती है और बहुत सारी नलियों का वहां पर क्या करती है निर्माण करती है। जो नलियां बनती है वो प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, श्वसनिका, अंतः श्वसनिका, समान श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका, वायु कूपिका वाहिनी और वायु कूपिका कोश। तो अंतिम सिरे पर क्या है वायु कूपिका कोश है, और वायु कूपिका कोश की जो दीवार होती है वो बहुत ही पतली होती है और उसके आसपास बहुत सारी रुधिर केशिकाओं का जाल होता है। तो उससे क्या होता है कि इसकी दीवार पतली होने से इसकी दीवार के माध्यम से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या हो जाता है आदान प्रदान हो जाता है, और ये वायु कूपिकाएं वास्तव में क्या है फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इस मार्ग से होते हुए वायु क्या होगी अंत में जाकर के वायु कूपिका कोश के अंदर पहुंचेगी। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी श्वसनी और श्वसनिकाओं की। तो इनको भी आप नोट करें एक बार। हाँ तो मिटा दे। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन निचले श्वसन तंत्र का जो तीसरा भाग है फेफड़े और वायु कूपिका। फेफड़े और वायु कूपिका। फेफड़े व वायु कूपिका। तो ध्यान देवे भाई, जो फेफड़े होते हैं वो लचीले होते हैं, गुलाबी होते हैं, और इसके अलावा स्पंजी भी होते हैं। कैसे होते हैं स्पंजी होते हैं। ठीक है, तो देखो मानव के अंदर क्या होते हैं कि दो फेफड़े पाए जाते हैं, एक तो दायां फेफड़ा होता है और दूसरा कौन सा फेफड़ा होता है बायां फेफड़ा होता है। तो जो दायां फेफड़ा होता है वो लंबाई में थोड़ा कम होता है लेकिन चौड़ाई ज्यादा होती है इसकी, और जो बायां फेफड़ा है लंबाई तो थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन इसकी चौड़ाई कम होती है। लेकिन यदि अपन टोटल आयतन देखें तो दाएं फेफड़े का जो आयतन है वो ज्यादा रहता है और बाएं फेफड़े का जो आयतन है वो कम रहता है। मतलब बायां फेफड़ा छोटा माना जाएगा और दायां फेफड़ा बड़ा माना जाएगा। दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 पिंडों के अंदर बटा होता है, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है और एक पिंड ये है। इसी तरीके से बायां फेफड़ा भी 2 पिंडों में बटा होता है, एक पिंड तो ये है और एक पिंड ये है। फेफड़े जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो उदर गुहा और वक्ष गुहा के बीच में क्या होता है मध्य पट या तनुपट या डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम जो होता है उसके ऊपर की ओर एक तो बाईं तरफ होता है और एक दाईं तरफ होता है, और इन दोनों फेफड़ों के मध्य में यहां पर क्या होता है हृदय पाया जाता है। अब देखिए हमने कहा भाई जो दायां फेफड़ा होता है उसमें 3 पालियां होती है, 3 पिंड होते हैं, और बाएं फेफड़े के अंदर 2 पिंड होते हैं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ये पिंड भी जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों के अंदर बटे हुए रहते हैं, और उन पिंडों में क्या होता है कि श्वसन नली की शाखाएं जो भी आपने देखी थी, श्वसन नली की जो शाखाएं उसमें श्वसनिकाएं की जो शाखाएं वो सारी आती है। तो पिंड के अंदर जो पिंड है उसके अंदर क्या होता है श्वास नली की शाखाएं धमनी की शाखाएं सिरा की शाखाएं पाई जाती है।
इसके अलावा फेफड़े में और भी संरचनाएं होती है, जैसे अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर कूपिका नाम की संरचना भी पाई जाती है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं भाई कूपिका जो होती है फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ये पूरे फेफड़े किसके बने होते हैं, कूपिका के बने होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लसिका वाहिनियां भी आती हैं, लसिका वाहिनियां भी आती हैं। तो देखो अपन बात कर चुके हैं भाई फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कूपिका होती है। तो कूपिका की बात अपन कर लेते हैं। तो एक फेफड़े के अंदर लगभग 30 करोड़ मिलियन कूपिकाएं पाई जाती हैं। कितनी करोड़ कूपिकाएं होती है, 30 करोड़ कूपिकाएं होती है। तो देखो कूपिका जो होती है लगभग कप के आकार की होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ तो आती है साहब एक तरफ से आती है इसके अंदर सिरा, ठीक है, और दूसरी तरफ से निकलती है धमनी। क्या निकलती है, धमनी। और यहां बीच में छोटी छोटी नलियां बन जाती है, जिन्हें अपन बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं जिनको, केशिकाएं बोलते हैं। तो इधर से जो रक्त आता है CO2 युक्त होता है, सॉरी इधर से आता है रक्त, और वो रक्त कैसा होता है, CO2 युक्त होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कूपिका होती है इसकी जो उपकला होती है वो बनी होती है शल्की उपकला ऊतक की, शल्की उपकला ऊतक की। कौन से उपकला ऊतक की, शल्की उपकला ऊतक की। तो जो शल्की उपकला ऊतक होता है उसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो CO2 होती है वो कूपिका के अंदर छोड़ दी जाती है, और कूपिका के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है, और इधर से जो सिरा होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको लेकर के हृदय के अंदर चली जाती है। तो देखो यहाँ पर ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, आप कोई पूछ ले भाई शल्की सॉरी जो कूपिका होती है उसका उपकला ऊतक कौन से प्रकार का होता है, तो हमारा उत्तर होगा शल्की उपकला ऊतक। ये प्रश्न छोटा बनकर के आ सकता है, इसका ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए भाई जो कूपिका होती है उसका जो उपकला ऊतक है वो कौन से प्रकार का होता है, तो अपन बताएंगे शल्की उपकला ऊतक। और इस शल्की उपकला ऊतक की खास बात क्या है कि इसकी दीवार जो होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो कहीं पर भी दो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा होता है तो वहां पर इसी तरीके की उपकला पाई जाती है। तो यहाँ पर O2 का और CO2 का विनिमय होगा किसके द्वारा, कोश जो कूपिका है उसके शल्की उपकला ऊतक के द्वारा। तो CO2 तो कूपिका के अंदर चली जाएगी और O2 जो होती है वो कहाँ जाती है, रक्त के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो अपना कार्य संपादित करते हैं। तो देखो अपन ने फेफड़ों के बारे में क्या क्या बात जान ली वो देखिए दोबारा एक बार। जो फेफड़े होते हैं लचीले होते हैं, गुलाबी होते हैं, और किस तरीके के होते हैं, स्पंजी होते हैं, यानी कि आप दबाओगे तो आसानी से दब जाएंगे। आप कोमल भी बोल सकते हो इनको, ठीक है। फिर अपन ने दूसरी बात क्या करी, जो फेफड़े होते हैं हमारी वक्ष गुहा में, जो तनुपट या डायफ्राम है उसके ऊपर वक्ष गुहा में दाईं और बाईं तरफ स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा लंबाई में थोड़ा कम होता है और चौड़ाई में ज्यादा होता है, और बायां फेफड़ा जो होता है अधिक लंबा होता है लेकिन चौड़ाई में कम होता है। लेकिन आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो दायां फेफड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों में बटा होता है और बायां फेफड़ा 2 पालियों के अंदर क्या होता है, बटा होता है। अब प्रत्येक पाली भी आगे और छोटी छोटी पालियों में बटी होती है। तो उन पालियों में क्या होती है, श्वास नली की शाखाएं जाती है, धमनी की शाखा जाती है, सिरा की शाखा जाती है, कूपिका भी होती है, और लसिका वाहिनियां भी उसके अंदर क्या होती है, जाती है। अब अपन बात कर रहे थे कूपिका की। अपन ने बताया भाई जो कूपिका होती है फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक फेफड़े के अंदर लगभग 30 करोड़ या मिलियन कूपिकाएं पाई जाती है। और कूपिका क्या होती है, एक कपनुमा संरचना होती है, और इसका जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, शल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। तो क्या होता है यहाँ पर कि एक तरफ से तो धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लेकर के आती है, यहाँ पर छोटी छोटी नलियां बन जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं केशिकाएं, और दूसरी तरफ से सिरा निकलती है। तो यहाँ पर जो CO2 युक्त रक्त आता है तो CO2 तो कूपिका में छोड़ दी जाती है और O2 यहाँ पर ले ली जाती है, और सिरा उस ऑक्सीजन को
हृदय के अंदर लेकर के चला जाता है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको हृदय में लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा प्रश्न आ सकता है, भाई कूपिका का जो उपकला ऊतक है वो कौन सा उपकला ऊतक है, तो अपन बता देंगे भाई वो कौन सा उपकला ऊतक है, शल्य उपकला ऊतक है। और इसी उपकला ऊतक के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो इतनी बातों को नोट करो। अब देखिए अगला जो वीडियो आपको बताएंगे उसके अंदर एक तो रहेगा आपका श्वसन पेशियां या श्वसन मांसपेशियां, और इसके अलावा जो श्वसन की क्रियाविधि है या श्वसन क्रिया विज्ञान है उसके ऊपर आएगा वो वीडियो। तो पढ़ाई करते रहिए।